गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 2 हम भी बने महान के 3 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। 3 क्वेश्चन आंसर हमने पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए थे। एक बार रिपीट कर लेते हैं फास्ट। तो पहला था बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता। तो बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। दूसरा है दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं। तो मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। पहला है किसी को दुख न पहुँचाना, बड़ों का सम्मान करना। तीसरा अन्याय को सहन न करना। चौथा कभी किसी को धोखा न देना। पांचवा देश की सेवा करना। और छठा अनुशासन का पालन करना। तीसरा था मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था तो क्यों। तो समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। अब चौथा है जहां हम पहुंचे थे। तो देखते हैं आपको कहां कहां पर भेदभाव की नीतियां दिखाई देती है। तो आंसर लिखिए और आपको कहां कहां पर भेदभाव की नीतियां दिखाई देती है। तो आंसर लिखिए हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का अल्पविराम। समाज में गरीब अमीर का अल्पविराम। उच्च नीच अल्पविराम। जाति प्रांति मतलब कौन सी जात के है और प्रांति मतलब कौन से प्रांत से, गुजरात से है, महाराष्ट्र है, राजस्थान से है, उसको प्रांत बोलते हैं। जाति प्रांति का भेद देखा जाता है। जाति प्रांति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। पूरा आंसर देख लेते हैं। हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का अल्पविराम। समाज में गरीब अमीर का अल्पविराम। उच्च नीच अल्पविराम। जाति प्रांति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आंसर लिखिए। सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। पूरी लाइन। सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। आगे लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए।
लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। आगे, अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी गलतियां को अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी गलतियां को दूर करना चाहिए। दूर करना चाहिए। पूरा आंसर, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पूरा आंसर देखते हैं। सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए, मतलब अपनी गलतियां को दूर करना चाहिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं। आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो आंसर लिखिए। जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता अल्पविराम उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। पूरी लाइन। जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता अल्पविराम उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। आगे, प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। आगे, प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। आगे, प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। पूरा आंसर। जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। अब क्वेश्चन 2 है। आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। तो चलो एक प्रसंग लिखते हैं। सबको लिखना है आंसर। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी की रायगढ़ के किले में शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। शिवाजी भी रायगढ़ के
किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था। सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा, यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने उससे साफ कह दिया अल्पविराम डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, आप कोई भी हो और कुछ भी कहे अल्पविराम मैं फाटक नहीं खोलूंगा। आपको अंदर जाना है अल्पविराम तो सुबह होने तक फाटक खुलने का इंतजार कीजिए। सुबह होने तक फाटक खुलने का इंतजार कीजिए। इन्वर्टेड कोमा पूरा। तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच दिया। द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच दिया, लेकिन द्वारपाल ने
लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। फाटक खोलने से इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला। पैराग्राफ। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार दिया। एक बार पूरा रिपीट कर लेते हैं। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने से पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से उससे मिलना चाहता है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने भी उससे साफ कह दिया कि आप कोई भी हो, कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूंगा। अगर आपको अंदर आना है तो सुबह तक फाटक खुलने का इंतजार कीजिए। तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालसा किया, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने पढ़ लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। चर्चा कीजिए। हाँ, तो प्रश्न 3 चर्चा कीजिए। फर्स्ट है, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? तो आपको ये लिखना है, तो लिखिए। कौवा, कौवा करके लिखिए। कौवा करके लिखिए। अरे भाई अल्पविराम, तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? क्वेश्चन मार्क। कौवा डैश करके, अरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? क्वेश्चन मार्क। यह पेड़ तो हमारा घर है। यह पेड़ तो हमारा घर है। फिर कोयल, कोयल लिखकर डैश कीजिए। कोयल लिखकर डैश कीजिए। इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे मैं कूकने लगती हूँ। इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे मैं कूकने लगती हूँ। उसके नीचे की लाइन में लिखिए तोता डैश करके लिखिए।
इसी पेड़ की डालों पर, इसी पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है। इसी पेड़ की डाली पर मेरा बचपन बीता है। कृपा कर इसे मत काटो। कृपा कर इसे मत काटो। अरे अरे उद्गार चिन्ह। यह पेड़ तो धरती के बेटे है। यह पेड़ तो धरती के बेटे है। इन्हें काटने से धरती माँ, इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ जहाँ घने पेड़ होते हैं, जहाँ घने पेड़ होते हैं, अल्पविराम, जंगल होते हैं, जंगल होते हैं, अल्पविराम, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल केवल हम पक्षी ही नहीं, केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल आजकल जहाँ सूखा पड़ता है, आजकल जहाँ सूखा पड़ता है, अल्पविराम, उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। वहाँ के पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। लेकिन तुम मनुष्यों इस पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देता। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देता। यह वातावरण को शुद्ध बनाता है। यह वातावरण को शुद्ध बनाता है। बाद में लिखिए कौवा। कौवा, मैं समझता हूँ कि तोता भाई, मैं समझता हूँ कि तोता भाई, मैं समझता हूँ कि तोता भाई, तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया है। तुमने पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया है। अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल बोलती है। कोयल लिखो, डैश करो और लिखो, हाँ तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी। हाँ तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी। मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों को मिठास आती है। मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है। मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है। पेड़ न होगे तो वसंत कहाँ आएगा। पेड़ न होगे तो वसंत कहाँ आएगा। इसलिए मेरे भाई पेड़ों को जिंदा रहने दो। इसलिए मेरे भाई पेड़ों को जिंदा रहने दो। ये जिंदा है, ये
जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। तो ये हमारा खत्म हुआ। दूसरा है, यही धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। तो लिखिए, यदि धरती बोल पाती तो, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में, मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, ईश्वर से कहती, हे प्रभु, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। हे प्रभु, तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो, इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे, आप भी हैरान हो जाओगे। बिजली अल्पविराम सिनेमा अल्पविराम टेलीविजन अल्पविराम मोबाइल अल्पविराम टेलीफोन अल्पविराम कॉम्प्यूटर अल्पविराम हवाई जहाज अल्पविराम रेलगाड़ी अल्पविराम मोटर। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर। अरे कहाँ तक गिनाऊँ इसके करतब, कहाँ तक गिनाऊँ इसके करतब। शहरों में इसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है, शहरों में इसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है। लेकिन लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ अल्पविराम ईर्ष्या अल्पविराम ईर्ष्या अल्पविराम द्वेष अल्पविराम द्वेष अल्पविराम हिंसा अल्पविराम हिंसा अल्पविराम अनीति अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला है। इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला है। इसने इसने बम और मिसाइल जैसे, इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को, जो पेड़ मनुष्य को फल, फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, जो पेड़ मनुष्य को फल, फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है, यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं कि, इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं कि पेड़ काटकर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं कि पेड़ काटकर यह अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। इसकी ऐसी ही नादानी से, इसकी ऐसी ही नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए हैं। इसकी ऐसी ही नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए हैं। हे प्रभु, अब आप ही इसे समझाइए और राह पर लाइए। हे प्रभु, अब
आप ही इसे समझाइए और राह पर लाइए। तो यहाँ हमारा ये भी खत्म होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया इस इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊं इसके करतब। शहरों में इसने स्वर्ग ही खड़ा कर डाला है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, देश, हिंसा, अनीति आदि से यही से छुटकारा नहीं मिला है। इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल, फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बेरहमी से काट डालता है। इसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि पेड़ काटकर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसकी ऐसी नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए। हे प्रभु, अब आप ही इसे समझाइए और राह पर लाइए। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट किया है। ये अपनी फेयरबुक में लिख लेना और कुछ समझ में ना आए तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ लेना। ओके, थैंक यू।